प्रदेश उत्तर प्रदेश में आपके साथ मैं हूं श्वेता एस त्रिपाठी। बड़ी खबर शाहजहांपुर से आ रही है। यहां के अल्लाहगंज थाना क्षेत्र के ढिंगरी गांव में एक युवक ने 2 महिलाओं समेत 3 लोगों को गोली मारी है, जिसमें एक महिला की हालत गंभीर है, जिसे जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। आरोपी युवक गांव का ही है और वारदात के बाद से फरार बताया जा रहा है। शिव कुमार जी मीडिया संवाददाता हमारे साथ है। शिव, आखिर गोली क्यों मारी गई है, वजह का कुछ पता लग पाया है? श्वेता, ये जो पूरा मामला है वो अल्लाहगंज का ढिंगरी एक गांव है, वहाँ का ये पूरा मामला है, जहाँ पर बताया जाता है कि एक महिला थी, वो गांव के बाहर ही थी। तभी जो गांव का एक दबंग था, उसने महिला के साथ छेड़छाड़ की थी। छेड़छाड़ के बाद जब उसका परिवार उनसे शिकायत करने परिवार को गया था, उसके बाद तमंचे से उस व्यक्ति ने गोली चलाई, जिसमें कि 2 महिलाओं समेत 3 लोगों को गोली लगी, जिसमें कि एक जो महिला है उसकी हालत नाजुक बताई। इसके बाद से जो आरोपी है, इसका नाम राम सेवक बताया जाता है, वो फरार हो गया है। तो हालांकि पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया और आरोपी की तलाश शुरू कर दी है। चलिए, पूरी जानकारी देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और यूपी के टीचर्स के लिए गुड न्यूज है। यूपी के सरकारी शिक्षकों के लिए अच्छी खबर। एक जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए इलाहाबाद हाईकोर्ट ने आदेश दिया है कि सरकारी शिक्षकों से गैर अध्यापन का काम न लिया जाए। कोर्ट ने राज्य सरकारों के साल 2014 के खाद्य एवं रसद विभाग के उस आदेश को भी रद्द कर दिया, जिसमें राशन कार्ड बनवाने के लिए प्राइमरी और जूनियर स्कूल के अध्यापकों की ड्यूटी लगा दी जाती थी। अदालत ने शासनादेश को संविधान की धारा 21 में दिए गए शिक्षा के मूल अधिकार के खिलाफ बताकर रद्द किया है। हालांकि इस आदेश में जनगणना और आपदा के जरूरी कार्यों को मुक्त रखा गया है। ठीक है, जो टीचर्स को राशन कार्ड के वेरिफिकेशन लगाया था, उससे उनको हटा दिया जाए और केवल टीचिंग का जॉब कराया जाए उनसे। तो कोर्ट ने हम लोगों की बात मान ली और ये कहा कि ये टीचर सिर्फ टीचिंग के लिए है, और आर्टिकल में भी है प्रोवाइडेड, और फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन एक्ट है, उसमें भी लिखा है टीचर को सिर्फ आप टीचिंग में लगा सकते हैं, अन्य किसी कार्य में नहीं लगा सकते हैं। तो कोर्ट ने हम लोग की बात मान लिया और टीचर्स को उससे मुक्त कर दिया। अब टीचर सिर्फ पढ़ाई कराएंगे और दूसरा किसी कार्य में उनको नहीं लिया जाएगा एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा। हमने जनहित याचिका दाखिल की और ये कहा कि साहब इनकी ड्यूटी लगा देंगे तो पढ़ाई कब करेंगे। ये फंडामेंटल राइट्स आर्टिकल 21 के का वो उल्लंघन है, राइट ऑफ एजुकेशन एक्ट का भी उल्लंघन है। इससे बच्चों की पढ़ाई इफेक्ट होती है। तो माननीय न्यायालय ने हम लोगों को बात को मानते हुए कहा कि आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, और जो शासन का ये आदेश था इन लोगों को ड्यूटी लगाने का, उसको माननीय न्यायालय ने आज रद्द कर दिया और कहा कि इन टीचरों की ड्यूटी टीचिंग के अलावा अन्य किसी चीज में नहीं लगाई जा सकती। यूपी पुलिस भर्ती घोटाला मामले में अखिलेश सरकार की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने यूपी सरकार से इस मामले में जवाब मांगा है। कोर्ट ने सुरेश मिश्रा नाम की याचिकाकर्ता की अर्जी पर सुनवाई के बाद यूपी सरकार से 1 हफ्ते के अंदर जवाब मांगा है। सुरेश मिश्रा ने अपनी याचिका में हाल की पुलिस भर्ती के नतीजों को कैंसिल करने की मांग की है। सुरेश मिश्रा ने याचिका में आरोप लगाया कि पुलिस में 30,000 ऐसे लोगों की भर्ती की गई जो यूपी के सिर्फ 3 जिलों से ही ताल्लुक रखते हैं। याचिका ये है कि ये जो पूरी धांधली हो रही है कांस्टेबल भर्ती को लेकर, ये पूरी रद्द की जाए और नए सिरे से ये किया जाए, फिर से इनका किया जाए। तो तारीख अगली इसमें तय की गई है? तारीख नेक्स्ट वीक है। वहीं यूपी पुलिस भर्ती में धांधली के आरोपों पर भर्ती बोर्ड के चेयरमैन वीके गुप्ता ने सफाई दी है। गुप्ता ने भर्ती प्रक्रिया में धांधली के आरोपों को गलत बताया है। गुप्ता के मुताबिक उत्तर पुस्तिका की एक कॉपी प्रतियोगियों को भी दी गई थी। इंटरनेट पर भी उत्तर पुस्तिका मौजूद है। गुप्ता ने कॉपियों में व्हाइटनर लगाकर धांधली किए जाने के आरोपों को बेबुनियाद बताया। गड़बड़ी का कोई सवाल ही नहीं उठता है। सब इंस्पेक्टर और कांस्टेबल के जो परिणाम घोषित किए गए हैं वो पूरी तरीके से स्वतंत्र, निष्पक्ष और उसमें किसी प्रकार की कोई त्रुटि नहीं है, वो त्रुटि रहित हैं। ऐसा एक भी नहीं हो सकता। ये मैं बहुत भरोसे के साथ और बहुत जिम्मेवारी के साथ कह सकता हूं कि एक भी कैंडिडेट ऐसा नहीं हो सकता जिसको उसके ज्यादा नंबर हो, उसको ना बुलाया गया हो, या कोई ये कह सके कि मुझसे कम नंबर वाले को बुला लिया गया है। यूपी में पुलिस भर्ती में धांधली का मामला लगातार तूल पकड़ता जा रहा है। जगह जगह पर अभ्यर्थियों की ओर से विरोध प्रदर्शन किए जा रहे हैं। बलिया में अभ्यर्थियों ने आज बंद का आह्वान किया। सड़कों पर उतरकर अभ्यर्थियों ने अपना विरोध जताया। अभ्यर्थियों ने पुलिस अधीक्षक आवास के सामने कृषि भवन पर पथराव किया और वहां खड़ी जीप को आग के हवाले कर दिया। स्थिति पर काबू पाने के लिए भारी संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया। पुलिस ने अज्ञात लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर कार्रवाई की बात कही है।
इस तरह का असामाजिक कार्य करना, सरकारी संपत्ति को जलाना, कहीं रोड जाम करना या किसी पब्लिक को क्षति पहुंचाना, ये वैधानिक रूप से गलत है और ऐसा जो करेगा लोक व्यवस्था भंग करने का, उसके खिलाफ सख्त वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। चलिए अब आपको विस्तार से बताते हैं आखिर पूरा मामला क्या है। दरअसल हाल ही में यूपी पुलिस में 40,000 से ज्यादा पदों की भर्ती के परिणाम घोषित किए गए। इस भर्ती में बड़े स्तर पर धांधली के आरोप लगे। शहर शहर अभ्यर्थी विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। इसके तहत पुलिस आरक्षी की 35,500, पीएससी की 4,033, फायरमैन की 2,077 और दारोगा की 3,801 पदों की भर्तियां की गई। आरोप है कि प्रदेश सरकार ने अकेले इटावा और मैनपुरी जिले से 34,400 अभ्यर्थियों को पास किया। दारोगा की भर्ती में जाति विशेष के लोगों के लिए हाईकोर्ट के आदेश के बाद भी सफेदा लगी कॉपियों की परीक्षा परिणाम घोषित कर दिए गए। साथ ही मेडिकल परीक्षा में अभ्यर्थियों को बुलाने में भी भेदभाव का आरोप लगा है। कट ऑफ से कम नंबर पाने वाले अभ्यर्थी एक जाति विशेष के होने के कारण सफल घोषित कर दिए गए, जबकि जिनके ज्यादा नंबर थे उनका नाम सफल अभ्यर्थियों की लिस्ट में नहीं है। साथ ही ये भी आरोप लगाया कि कुछ अभ्यर्थी जिनके नंबर मेरिट से ज्यादा है, उनके मेडिकल परीक्षा का प्रवेश पत्र डाउनलोड नहीं हो रहे हैं, तो वहीं जिनके नंबर कम है उन्हें प्रवेश पत्र डाउनलोड हो रहे हैं। साथ ही कुछ ऐसे अभ्यर्थी हैं जिनके मोबाइल पर एसएमएस आ चुका है लेकिन प्रवेश पत्र डाउनलोड नहीं हो रहे हैं। साथ ही दूसरे राज्यों के अभ्यर्थियों की मेरिट लिस्ट नहीं बनाए जाने की बात भी सामने आई है, जबकि दूसरे राज्यों के अभ्यर्थियों की सीट आरक्षित होती है। यूपी विधानसभा में पेश की गई कैग की रिपोर्ट में कई चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं। रिपोर्ट में विकास के लिए आवंटित बजट में कुप्रबंधन की बात सामने आई है। रिपोर्ट में कहा गया है कि राज्य सरकार सड़कों के नाम पर पेट्रोल डीजल पर टैक्स तो वसूलती रही है, लेकिन सड़कों की मरम्मत नहीं कराई जाती। कैग रिपोर्ट के मुताबिक अनुपूरक बजट के 3,687 करोड़ रुपए खर्च ही नहीं हुए। वहीं 144 कार्यों के लिए बजट में निर्धारित 38,715 करोड़ रुपए भी खर्च नहीं हो पाए। विभागों को 2013 और 14 में 16,300 करोड़ रुपए सरेंडर करना पड़ा। यूपी सरकार पर राज्य आपदा निधि में भी मनमाने खर्चे का आरोप है। राहत राशि का 52 से 89% निर्माण कार्यों पर खर्च किया गया, जबकि पीड़ितों की मदद के लिए बहुत कम रकम खर्च की गई। इतना ही नहीं, 2 दशक से वसूली और जांच के कई मामले अभी जस के तस लटके हुए हैं। और इधर कैग की रिपोर्ट को लेकर सियासत भी शुरू हो गई है। जहां एसपी नेता अशोक वाजपेयी ने कैग की रिपोर्ट को लेकर केंद्र पर निशाना साधा है, वहीं बीजेपी और कांग्रेस नेता अखिलेश सरकार पर विकास पर ब्रेक लगाने और फंड का सही इस्तेमाल नहीं करने का आरोप लगा रहे हैं। परियोजनाएं हैं जिनमें हमको केंद्र से सहयोग मिलता है, वो समय पर केंद्रीय अंश हमको नहीं मिल पाता। इसके कारण बहुत सारी परियोजनाएं लंबित हो जाती है। जहां पर भी इस तरह से हमको बाह्य सहायता की अपेक्षा होती है और समय से नहीं मिलती है, तो ऐसे में हम राज्यांश भी उसमें उपयोग नहीं कर पाते हैं और हमारी परियोजनाएं प्रभावित होती है और बजट का कुछ हिस्सा इस कारणों के कारण उसका समय पर उपयोग नहीं हो पाता। 48 ऐसे मद हैं जिन मदों में 100 करोड़ से ऊपर पैसा खर्च ही नहीं हो पाया, उसके बावजूद लेखानुदान ले लिया गया। आपदा का पैसा अस्थायी निर्माण कार्यों में खर्च कर दिया गया। सूखा राहत का पैसा बटा नहीं। क्या हो रहा है उत्तर प्रदेश? भारत के महालेखाकार एवं नियंत्रक की जो रिपोर्ट प्रेषित की गई है कैग की, उसे देखकर तो ऐसा होता है कि सरकार ने अपनी बुद्धि बिल्कुल गठरी में बांध के रख रखी है। व्यापम घोटाले में आरोपी मध्य प्रदेश के राज्यपाल राम नरेश यादव के बेटे शैलेश यादव की मौत की जांच शुरू हो गई है। फोरेंसिक एक्सपर्ट की टीम लखनऊ में राम नरेश यादव के सरकारी आवास पर पहुंचकर जांच शुरू कर चुकी है। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश के व्यापम घोटाले में आरोपी शैलेश यादव का शव आज सुबह घर पर मिला था, जिसके बाद पुलिस ने मध्य प्रदेश राजभवन को इस बारे में जानकारी दी। बताया जा रहा है कि शैलेश की मौत ब्रेन हैमरेज से हुई है। शैलेश डायबिटिक थे और पिछले काफी समय से हाइपरटेंशन और डिप्रेशन में चल रहे थे। वहीं बेटे की मौत की खबर मिलने के बाद मध्य प्रदेश के राज्यपाल राम नरेश यादव की भी तबीयत बिगड़ गई और उन्हें भोपाल के अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां पर उनसे मिलने के लिए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी पहुंचे। साथ ही आपको ये भी बता दें कि मध्य प्रदेश में संविदा शिक्षक भर्ती में 9 लोगों को पास कराने के लिए शैलेश को बिचौलियों के जरिए 3 लाख की रकम मिलने की बात सामने आई थी।
एसटीएफ ने शैलेश को आरोपी नहीं बनाया था, लेकिन शैलेश को एसटीएफ के सामने पेश होने के लिए राजभवन में नोटिस भेजा गया था। राजभवन से नोटिस वापस कर दिया गया था और ये कहा गया था कि शैलेश यहां नहीं रहते। इसके बाद एसटीएफ ने लखनऊ में नोटिस भेजा था। शैलेश तभी से फरार चल रहे थे। वहीं मध्य प्रदेश के राज्यपाल राम नरेश यादव की बेटी शैलेश यादव की मौत की खबर मिलने के बाद कई दलों के नेता लखनऊ में इनके सरकारी आवास पर पहुंचे हैं। एसपी सुप्रीमो मुलायम सिंह यादव, मुख्यमंत्री अखिलेश यादव और कांग्रेस नेता रीता जोशी समेत कई नेताओं ने राम नरेश यादव के परिजनों को सांत्वना दी। वहीं एमपी के सीएम शिवराज सिंह चौहान ने भोपाल में राम नरेश यादव की तबीयत का हालचाल जाना। और आइए अब आपको सुनाते हैं इस मामले में राज्यसभा से कांग्रेस सांसद प्रमोद तिवारी का क्या कहना है। मुझे जहां तक जानकारी है वो ये जानकारी कि डायबिटीज और जो बताया है उनके परिवारजनों ने और उसके कारण निधन हुआ है। मैंने चूंकि पार्थिव शरीर तक भी मैं नहीं गया था, मैं उनके परिवारजनों से इस दुख की घड़ी में मिलकर चला है। जहां तक राज्यपाल जी के मालूम है, मेरी जो जानकारी है वो खुद इंटेंसिव केयर यूनिट में भोपाल में हैं, तो मैं नहीं कह सकता कि कैसे वो। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी को 27 मार्च को भारत रत्न पुरस्कार दिया जाएगा। खुद राष्ट्रपति अटल बिहारी वाजपेयी के घर जाकर भारत रत्न देंगे। इस दौरान राष्ट्रपति के साथ उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और पूरी कैबिनेट भी मौजूद रहेगी। 27 मार्च को शाम 5 बजे पूर्व पीएम वाजपेयी के आवास पर एक समारोह का आयोजन किया जाएगा। वहीं 31 मार्च को पंडित मदन मोहन मालवीय को भारत रत्न दिया जाएगा। 25 दिसंबर को भारत रत्न के सम्मान की घोषणा की गई थी और इस दिन दोनों विभूतियों का जन्मदिन है। अटल बिहारी वाजपेयी और मदन मोहन मालवीय इस पुरस्कार से नवाजे जाने वाले 44वें और 45वीं हस्ती हैं। वाजपेयी को उनके घर जाकर और मदन मोहन मालवीय के परिजनों को राष्ट्रपति भवन में पुरस्कार दिया जाएगा। 25 दिसंबर 1924 को ग्वालियर में जन्मे वाजपेयी पहले जनसंघ फिर बीजेपी के संस्थापक अध्यक्ष रहे। 3 बार प्रधानमंत्री रहे। वाजपेयी के समय तेज आर्थिक विकास हुआ और विश्व स्तर पर भारत की साख बढ़ने के लिहाज से अहम इसे माना जाता है। अटल जी ने बतौर विदेश मंत्री 1977 में पहली बार संयुक्त राष्ट्र में हिंदी में उद्बोधन दिया था। वहीं मदन मोहन मालवीय का जन्म 25 दिसंबर 1861 को इलाहाबाद में हुआ था। उन्होंने बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। उनके इस कदम से भारत ने शिक्षा के क्षेत्र में सबसे बड़ी और ऊंची छलांग लगाई। उन्होंने हिंदी में अदालतों में कामकाज की लड़ाई अंग्रेजों के शासन में पहली बार लड़ी। भारत रत्न देश का सबसे बड़ा नागरिक सम्मान है। क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर समेत अभी तक कुल 43 लोगों को भारत रत्न दिया जा चुका है। 1992 में सुभाष चंद्र बोस को मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित किया गया था, लेकिन इसे वापस ले लिया गया। नेताजी की मौत पर विवाद के कारण सरकार ने सम्मान वापस लिया था। रुक करते कुछ और खबरों का। यूपी की गन्ना किसानों के भुगतान के मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 15 अप्रैल तक किसानों के पूरे भुगतान का मिलों को आदेश दिया है। साथ ही किसानों के गन्ना पेराई पूरी होने तक किसी भी सूरत में मिल ना बंद करने को कहा है। आपको बता दें कि किसानों की तरफ से एक याचिका दायर की गई थी, जिस पर हाईकोर्ट ने सुनवाई करते हुए ये आदेश दिया है। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी छुट्टी पर चले गए हैं। राहुल गांधी के संसदीय क्षेत्र अमेठी में लोग उनका इंतजार कर रहे हैं। अमेठी में राहुल की गुमशुदगी के पोस्टर लगाए गए हैं। रेलवे स्टेशन के पास करीब दर्जन भर पोस्टर लगाए गए हैं, जिसमें राहुल के संसदीय क्षेत्र के लोगों की सुध नहीं लेने की बात कही गई है। और बाकायदा एक समस्याओं का पूरा उसमें जो उनकी फोटो है उस पोस्टर में, उसके साथ पूरी समस्याएं क्या क्या वहां के लोगों की हैं वो भी लिखी गई हैं।
पूरे अमेठी बाजार में, अमेठी टाउन में, पूरे रेलवे स्टेशन में मैं अभी आ रहा था, तो जहाँ जगह जगह लाइब्रेरीज पे, स्कूल विद्यालयों पे, हर जगह पे इनका वो है। ना तो राहुल गांधी जी अभी तक दिखे हैं। ये पोस्टर लग रही है, सही लग रहा है कि ये मतलब अभी तक आ नहीं रहे। इनको बोले थे कि हर महीने मुझे आना है। साल के 365 दिन होते हैं, 65 दिन अमेठी में उनको रहना है। यानी कि महीने में 2 चक्कर लगेगा तभी 65 दिन ये होगा, और आ नहीं रहे इतने दिन तक। हम जनवरी, फरवरी, मार्च इंतजार कर करके हम मरे जा रहे हैं उनके लिए। सही से गए, उसमें पोस्टर लगा के तो अच्छा कर रहे हैं लोग, उनको ढूंढ रहे हैं कम से कम। यहाँ न बाईपास है, न बिजली ढंग से आ रही है, अंडरब्रिज का मामला है। तो वहीं झांसी में राहुल गांधी के साथ साथ केंद्रीय मंत्री उमा भारती की गुमशुदगी के पोस्टर लगाए गए हैं। भारतीय प्रजा शक्ति पार्टी के कार्यकर्ताओं ने झांसी की सांसद उमा भारती की गुमशुदगी के पोस्टर लगाए हैं। पोस्टरों में उमा भारती और राहुल का पता बताने वालों को इनाम देने की बात कही गई है। तो एक तरफ अमेठी में पोस्टर लगाए गए हैं, दूसरी तरफ झांसी में पोस्टर लगाए गए हैं। दोनों सांसद जो पहुंच नहीं रहे अपने संसदीय क्षेत्र में, और इस बात को लेकर लोगों में नाराजगी है। वर्ल्ड कप सेमीफाइनल में कल टीम इंडिया ऑस्ट्रेलिया से भिड़ेगी। भारत इस बार भी विश्व विजेता बने, इसके लिए देश भर में जीत की दुआएं और कामनाएं हो रही हैं। आप ऐसी कुछ तस्वीरें देख रहे हैं, फैजाबाद की तस्वीर। यहाँ पर साधु संतों ने विकेट और स्टैंप लगा के यहाँ पर एक तरीके से कहें वो जीत की कामना कर रहे हैं। कहीं पर विकेट है तो कहीं पर बॉल है, कहीं पर बैट है, इन सब की पूजा हो रही है। तो कानपुर में भी आप तस्वीरें देख रहे हैं, जहां पर किदवई नगर के दुर्गा मंदिर की ये तस्वीरें हैं। यहाँ पर क्रिकेट प्रेमियों ने 9 देवियों की आरती की और टीम इंडिया की जीत की दुआ मांगी। और खबर एक नजर में रुक करते कुछ और खबरों का। उन्नाव में शिक्षा मित्रों के कलेक्ट्रेट परिसर में हंगामा किया। शिक्षा मित्र दूसरे बैच की तैनाती न होने की वजह से नाराज है। शिक्षा मित्र जल्द से जल्द अध्यापक बनाए जाने की मांग कर रहे हैं। ट्रेनों में आए दिन बढ़ रही आपराधिक वारदातों पर लगाम लगाने के लिए अब उत्तर रेलवे ने कमर कस ली है। जीआरपी ने अपराधों को रोकने के लिए रेडियो फ्रीक्वेंसी सिस्टम लगाने की तैयारी की है। जौनपुर में बिजली कटौती से नाराज गांव वालों ने हुसैनाबाद विद्युत उपकेंद्र पर देर रात जमकर तोड़फोड़ की। गांव वाले इस कदर भड़के हुए थे कि वहां मौके पर मौजूद अधिकारियों की भी पिटाई कर दी। ललितपुर में सरकारी विभागों पर बिजली विभाग के 7 करोड़ रुपए बकाया, जिसकी वसूली करने में महकमे के पसीने छूट रहे हैं। क्रिकेट वर्ल्ड कप का जुनून लोगों के सिर चढ़कर बोल रहा है, और ऐसी ही कुछ तस्वीरें देखने को मिली है मेरठ में, जहां पर 2 युवकों में मैच को लेकर मामूली सी नोकझोंक हुई और बात इतनी बढ़ गई कि नौबत 2 पक्षों में फायरिंग तक पहुंच गई।